नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना के कहर से बचने के लिए मास्क पहनना सबसे जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए देश भर में आज से टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर इसके तहत 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। यूपी के मेरठ में टीका उत्सव से पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें 4 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, देश भर में टीका उत्सव के दौरान अधिकतम योग्य लाभार्थियों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। देश में दुनिया के मुकाबले सबसे तेजी से वैक्सीनेशन हुआ है। भारत में 85 दिनों में 10 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि अमेरिका में 89 दिन और चीन में 102 दिन 10 करोड़ टीके लगाने में लगे हैं। सबसे तेज वैक्सीनेशन के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर आज से देश भर में टीका उत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीन पर हो रही सियासत के लिए जेपी नड्डा ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। न्यूज 18 से बातचीत में नड्डा ने कांग्रेस पर गैर जिम्मेदार बर्ताव का आरोप लगाया। जेपी नड्डा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने से पहले केंद्र सरकार में पूर्व हेल्थ मिनिस्टर भी थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वैक्सीन को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल से आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। राहुल गांधी ने तो बोला कि हम अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे, विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से एज अ फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस हैज द रोल ऑफ कांग्रेस इन होल पेंडेमिक has been an irresponsible opposition. किस लिए ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं, जब लॉकडाउन लगा तो क्या तमाशा है, क्या जरूरत थी लॉकडाउन की? फिर कहा कि लॉकडाउन हटता क्यों नहीं है? जब पार्शियल हटाया तो पार्शियल क्यों हटाया? जब लॉकडाउन पूरा हटा दिया तो पूरा क्यों हटाया? यह कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड है। इस देश ने कभी भी, मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं जी, कभी नहीं सोचा था। हम हमेशा मांगने वालों में से होते थे। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ के हुनर को, यहाँ के साइंटिस्ट को, सबको प्रोत्साहित करके एक नहीं 2-2 वैक्सीन लेकर के आए। वैक्सीन पर टीका टिप्पणी किसने की? इसकी एफिकेसी पर प्रश्न किसने खड़े किए? कितने ट्रायल हुए हैं, कितना ट्रायल हुआ कि नहीं, टाइम दिया कि नहीं, ड्यूरेशन पूरा हुआ कि नहीं, ये किन लोगों ने कहा? कांग्रेस के नेताओं ने कहा। और इन सब के कहने के बावजूद वैक्सीनेशन लोगों ने माना, लगाया, लग रहा है, अच्छे तरीके से लग रहा है। हेल्थ मिनिस्टर, पूर्व हेल्थ मंत्री के नाते मैं इस बात कहना चाहता हूं कि दिस इज एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू द हेल्थ प्रोटोकॉल्स। इसमें हम वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते। वो हेल्थ प्रोटोकॉल्स के तहत जो डिजाइन बनाया गया है उसके तहत दिया जा रहा है। सोसाइटी में प्रायोरिटीज होती हैं, उन प्रायोरिटीज को ध्यान में रख करके ये दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि जितनी वैक्सीन उनको चाहिए उतनी नहीं दे रही केंद्र की सरकार। जो उनको दिए यूज कर लिए क्या? महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना पर काबू पाने के लिए आज लॉकडाउन पर फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी दलों की कल बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए थे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने आज होने वाली टास्क फोर्स की बैठक में अंतिम फैसला लेने की बात कही है। बैठक में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों की मदद के लिए योजना बनाने की सलाह दी। इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसको लेके मुख्यमंत्री महोदय ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। जो भी आज परिस्थिति कोविड की है पूरे राज्य में, उससे सभी दलों को अवगत कराने का काम किया।
लॉकडाउन को लेकर के किस तरीके की सहमति व्यक्त की गई, क्योंकि हेल्थ सचिव ने कहा कि 14 दिन का लॉकडाउन कंपलसरी है अगर इस चेन को तोड़ना है, और उसको लेकर के मीटिंग में किस तरीके का फैसला? लोगों का जीवित तो महत्वपूर्ण है ही, तो हम लोग विपक्ष के नेता करके, विपक्ष पार्टी करके सहयोग का भूमिका ही वहाँ रखिए, लेकिन यह लॉकडाउन करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना लीजिए। यह देवेंद्र जी ने सूचना रखी, जो व्यापारी व्यावसायिक उद्योजक का हित रखे और जो कामगार कष्टकरी लोगों का हित रखे, ऐसे एक सुवर्ण मध्य बिंदु निकालने की मांग हम लोग ने रखी है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 33 लाख के पार हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 53,411 नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां कोरोना केस की संख्या 33,43,951 के आंकड़े पर पहुंच गई। आपको बता दें, अकेले मुंबई में 24 घंटे में 9,330 नए मामले सामने आए, जबकि 28 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हिंसा के बाद चुनाव आयोग एक्शन में है। चुनाव आयोग ने अगले 3 दिनों तक किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को कूच बिहार जाने पर रोक लगा दी है। वहीं चुनाव आयोग ने 5वें चरण के चुनाव के लिए 48 घंटे की जगह 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार खत्म करने का आदेश जारी किया है। कूच बिहार हिंसा में कल 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कई कड़े फैसले लिए हैं। बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग में जिस तरह से हिंसा की खबरें अलग अलग जिलों से आई हैं, वो अपने आप में साबित कर रही हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। बंगाल की इसी खस्ताहाल कानून व्यवस्था ने बीजेपी को बंगाल के सियासी गदर में मुखर होने का मौका दे दिया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में हिंसा की हदें पार, कहीं बमबाजी, कहीं गोलीबारी। फिर सवालों में बंगाल की कानून व्यवस्था। ये तस्वीरें उस बंगाल की हैं जहां ममता बनर्जी की सरकार है। ये तस्वीरें उस बंगाल की हैं जहां मां माटी मानुष का सरकार नारा देती है। ये तस्वीरें उस बंगाल की जहां शासन अनुशासन के बड़े बड़े दावे करता है। हुगली, बीरभूम, कूच बिहार और हावड़ा से आई ये तस्वीरें उस बंगाल की हैं जहां कई जगहों पर चौथे चरण के मतदान में या तो हिंसा भड़काने की कोशिश की गई या फिर सियासी दलों के बीच जमकर मारपीट हुई। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में भी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता बनर्जी की सरकार को आड़े हाथ लिया। आदरणीय दीदी, याद रखिए, आदरणीय दीदी याद रखिए, ये 2021 का बंगाल है। अब आपको लोकतंत्र से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में इस बार सियासी लड़ाई आर पार की है। टीएमसी के सामने बीजेपी किसी बड़ी चुनौती की तरह है। बीजेपी की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ पहले ही ममता बनर्जी की नींद उड़ा चुकी है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बंगाल की चुनावी हवा से भी ममता बनर्जी को किसी अनर्थ के आसार नजर आ रहे हैं और शायद इसी वजह से ममता की बौखलाहट का जिक्र पीएम मोदी कर रहे हैं। दीदी, समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। दरअसल बंगाल हिंसा पर मचे सियासी कदर को समझने के लिए चौथे चरण की उस कहानी को भी समझना होगा, जिसकी तस्वीरें बंगाल के अलग अलग जिलों से सामने आई। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर हावड़ा विधानसभा सीट। उत्तर हावड़ा में सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी थी, लेकिन कुछ इलाकों में अचानक तस्वीर बदलने लगी। शांति से चल रहे मतदान में खलल डालने के लिए उपद्रवियों ने कहीं बम फेंके तो कहीं तोड़फोड़ शुरू कर दी। बीजेपी का आरोप है ये सब कुछ टीएमसी के इशारे पर किया गया, क्योंकि टीएमसी को लगने लगा है कि उत्तर हावड़ा में भी
उसकी जमीन खिसकने वाली है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर हावड़ा विधानसभा के एसी मार्केट में और यहां पर आरोप है बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि यहां पर बम फेंके गए हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। और यहां पर ये जो स्पॉट आप देख पा रहे हैं, ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट जो है, ये जो देख पा रहे हैं, यहां पर यहीं पर बम फेंका गया है। अब क्या हुआ, किसने आपको जानकारी दी कि यहाँ पर 3 बम फेंके गए हैं? देखिए, आज सुबह 4:30 बजे से इस क्षेत्र में लोगों को डराने के लिए बम्बिंग किया जा रहा है। ये डबसन रोड में इसके बगल वाले मकान पे श्री कुंज के पास किया गया, उसके बाद शैलो कुमार मुखर्जी रोड में हुआ, हरदत्त राय चमरिया रोड में हुआ, भैरव दत्ता लेन में हुआ और उसके बाद विभिन्न जगह सुखी संसार में केंजी। इस बारे में शिकायत कर दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? मैंने लगातार शिकायत किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पूर्ण रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है और वो चाहती नहीं है कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो। इसी बीच झड़प की एक तस्वीर गुलमोहर मैदान से भी आई। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय के साथ उस वक्त हाथापाई शुरू हो गई जब वो वार्ड नंबर 14 का मुआयना करने पहुंचे। आरोप है कि पूर्व पार्षद लखी साहनी और उनके पति संतोष साहनी को उमेश राय का वहां पहुंचना नागवार गुजरा और उन्होंने उमेश राय के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से काफी देर तक झड़प होती रही। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे मामले को शांत कराया। उमेश राय जो है उस हमले के बाद पूरे इलाके में घूम रहे हैं। जितने भी बूथ हैं, अपनी गाड़ी छोड़ने के बाद वो इस तरीके से ये घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार पूरे इलाके में घूम रहे हैं। और उमेश राय ने यह भी आरोप लगाया था कि आज सुबह में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीती रात भी कई जगहों पे बमबाजी की और जिसका शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग में किया है, लोकल पुलिस में किया है। और लगातार इस हमले के बाद उमेश राय जो है वो आगे बढ़ते हुए और हमला हुआ था। क्या कुछ हुआ था, कैसे, क्यों आपकी गाड़ी वहां पर रुकी, जरा बताइए। मुझे सूचना मिली कि गोलमोहर में आसपास के जो लोग हैं उनके मकानों में थ्रेट किया जा रहा है कि आप वोट देने मत जाइए। उसके बावजूद भी जो लोग उतर के मतदान केंद्र तक जा रहे थे, रास्ते में कुछ बाहरी महिलाओं को लेकर वहां के स्थानीय पूर्व पार्षद लोगों को धमका रही थी कि आप वोट देने मत जाओ, आपका वोट हो गया, वोट दोगे तो मार के सर फाड़ देंगे। उधर उत्तर हावड़ा में झलक के अलावा फर्जी वोटिंग की भी खबरें आई, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत पर जब कार्रवाई की गई तो एक शख्स को धर दबोचा गया। आरोप है कि ये शख्स कई लोगों के फर्जी वोट डाल चुका था। हावड़ा उत्तर से ये इस फर्जी वोटर को पकड़ा गया है जो कि बूथ के अंदर मौजूद था। जो कैंडिडेट हैं यहाँ के, उन्होंने जाके पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। उनको पता लगा कि यहाँ के कई मतदान केंद्रों में बाहरी लोग जिनके पास यहाँ का न पर्ची है न मतदान पत्र है, वो लोग आकर मैनेज करके यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, तृणमूल के लोगों से वो अपना वोट कर रहे थे। हम लोग जब यहाँ आए हैं तो हम लोग के सामने ही एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो दोबारा वोट कर रहा था। बंगाल के सियासी गदर के बीच हुगली से भी कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें आई। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी पर जानलेवा हमला किया गया। पूरा माहौल था। दीदी जब लॉकेट दी, जब वहाँ पे गई या बूथ गई, पहले बूथ से जब घूम के आ रहे थे गो बैक स्लोगन दे रहा था। उसके बाद दीदी जब निकल रही थी तब दीदी की गाड़ी पहले टॉर्चर किया, उसके बाद हम लोग का गाड़ी था, हम लोग का गाड़ी के ऊपर पूरा तोड़ताड़ ईट फीट लेकर पूरा ऊपर चढ़ाव हो गया। मार देगा ऐसा पूरा उन लोग का इंतजाम था, हम लोगों को मार देगा ये सब। इतनी मोटी ईंट है, देखिए इतनी मोटी ईंट है जिससे ये हमला किया गया। खुदा ना खासा अगर किसी के सर पे लगती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। अब भैया कैसे तुमने बचाया, जरा तुम बताओ। आज न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर अपना जान को दाव में लगा के बचाते हैं रिपोर्टर कैमरामैन के लिए। अगर मेरे को कुछ हो जाता तो क्या, कौन चलाएगा गाड़ी? यहाँ से कलकत्ता 200-150 किलोमीटर दूर है, वहाँ से कौन आएगा? जब तक आदमी मर जाएगा तब आएगा। और ये इस तरीके का ये पूरा माहौल था। लोगों ने भारी तादाद में घेरा, पत्थर से हमला किया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब लॉकेट चटर्जी बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिलने के बाद मतदान केंद्र पहुंची थी। इस पूरे वाक्य का गवाह न्यूज़ 18 भी बना। जज्बा है नेटवर्क 18 का। हम बता दें, गाड़ी टूटी है तब भी इनको चोट लगी है। बावजूद इसके हम लॉकेट के इस कैवलकेट का पीछा कर रहे हैं। हमें इनकी तारीफ करनी होगी। पारादीप भाई हैं, हुगली और ये कोलकाता का रीजन ये देखते हैं और बावजूद इसके देख रहे हैं। अभी कहाँ गई है दीदी? चलिए आइए दीदी, आगे लॉकेट जी अभी आगे बूथ पे घूम रहा है। हाँ। आगे जो बूथ है उधर गया है। हाँ। वो बूथ भी हम लोग दिखाएंगे आपको। हाँ। जो आगे जो हुआ है, जो इस तरह वहाँ जो इस
सर वहाँ का जो बूथ है 66 नंबर बूथ, वो बूथ में जब वो घुसा तो लकेट जी को जो दावा है, जो लकेट जी ने एक आदमी को हाथों हाथ नंगा हाथ उसको पकड़ लिया, वो छप्पा दे रहा था, फर्जी वोट डाल रहा था। अभी हमारे कैमरे के सामने उन्होंने शिकायत की है और उनको ना इलेक्शन एजेंसीज ने आश्वासन दिया है कि ये कार्रवाई होगी। देखिए लॉकेट जी वो उधर से जब बाहर आया तभी लॉकेट जी बोला जो इधर वो रिपोल चाहेंगे। चुचुड़ा असेंबली के 66 नंबर बूथ का जो पोलिंग हो रहा है वो रिपोल के मांग कर रहा है इधर का बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट जी। और इस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उनके काफिले का रास्ता रोक लिया। इस दौरान सुरक्षा बल ने लोगों को लाख रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके हिंसक भीड़ ने लॉकेट चटर्जी की गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया। लॉकेट चटर्जी का आरोप है कि ये सब कुछ बंगाल पुलिस की मौजूदगी में हुआ। इधर का पुलिस कोई काम नहीं किया, पूरा सब जगह में पुलिस को मालूम था ये बूथ में रिगिंग होने वाला है। ये यहाँ का पुलिस जो स्टेट पुलिस है वहाँ पे खड़े हुए थे, 100 मीटर के अंदर में खड़े हुए थे, कुछ भी नहीं किया। हुगली में लॉकेट चटर्जी पर हुए इस हमले का वीडियो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। संबित ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि टीएमसी की बौखलाहट और हार का डर साफ दिखाई देने लगा है। पश्चिम बंगाल हुगली में टीएमसी गुंडों द्वारा बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने पर बीजेपी प्रत्याशी श्रीमती लॉकेट चटर्जी पर जानलेवा हमला किया है। टीएमसी की बौखलाहट और हार का डर साफ नजर आ रहा है। बंगाल के सियासी पोस्टर की ये वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में साबित करती हैं कि बंगाल की ये राजनीतिक जंग अब आम चुनाव न होकर उस गदर में तब्दील हो चुकी है जहां सत्ता बचाने की खातिर हर दाव पेंच और हर हथकंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में गाड़ी पलटने से 12 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 40 लोग घायल हो गए। सभी लोग आगरा के थे और इटावा में एक मंदिर जा रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर संवेदना व्यक्त की। सीएम की ओर से पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया गया। सीएम की ओर से सभी घायलों के उचित इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं। 10 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, 2 व्यक्तियों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। बाकी 13 लोगों को यहाँ जो गंभीर अवस्था में थे उन्हें रेफर कर दिया गया है। 32 व्यक्तियों का यहाँ पर उपचार जारी है। अभी तक कितने लोगों की मौत हो गई है? 12। अभी तक कुल 12 लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश के बांदा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक चलती बस अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया गया कि बांदा से महोबा जा रही इस बस में 39 लोग सवार थे, लेकिन बीच रास्ते में ही वो बस आग में घिर गई। देखते ही देखते तेज लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। धुएं का गुबार आसपास फैलने लगा। ये देखकर वहां से गुजर रही दूसरी गाड़ियों ने ब्रेक लगा दिया। लोग दूर से ही खड़े होकर इस हादसे को देखते नजर आए। आग इतनी भीषण थी कि वहां पहुंची पुलिस भी उसे बुझाने के लिए उसके नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। खबर है कि उसमें सवार सभी लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी DDMA ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र से हवाई जहाज से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी जो 72 घंटे से पुरानी ना हो, और जो लोग बिना नेगेटिव रिपोर्ट के दिल्ली आएंगे उन्हें 14 दिनों तक के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। हालांकि इस नियम से सरकारी कर्मचारियों को छूट दी गई है अगर उनमें कोरोना के लक्षण ना हो तो। इसके अलावा शादियों में भी अब सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, तो वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। DDMA ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो, DTC और क्लस्टर बसों में 50% ही यात्री बैठेंगे। इतना ही नहीं, सभी सिनेमाघरों और रेस्टोरेंट में भी 50% क्षमता के हिसाब से ही चलेंगे। वहीं सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, धार्मिक और त्योहारों से जुड़ी सभाओं पर में भी 30 अप्रैल तक रोक रहेगी। प्रशांत किशोर के ऑडियो सामने आने पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि प्रशांत किशोर भी वही बात कह रहे हैं जो बीजेपी कहती आई है। नड्डा ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ममता चुनाव हार रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर काफी वार्तालाप होता है और वहां पर ममता बनर्जी के जो
चीफ स्ट्रैटेजिस्ट है प्रशांत किशोर, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बीजेपी को जो बंगाल में समर्थन मिल रहा है उसकी बहुत साफ तौर पर बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में? और उन्होंने 20 साल से जो तुष्टीकरण हुआ जिसको बीजेपी, जिसको माफ करिए लेफ्ट, कांग्रेस, टीएमसी ने जम के करा, और अब हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी तरफ कोई खड़ा है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर उनका ये कोई इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट जो नहीं, जो ये क्लब हाउस की चर्चा आई है, चैट आई है, वो वही बात कह रहे हैं जो हम कहते रहे हैं और वो उसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है कि उनका स्ट्रैटेजिस्ट, उनको दृष्टि और दिशा देने वाला, नेतृत्व देने वाला व्यक्ति, अगर वो इस तरीके की बातचीत कर रहा है जो बीजेपी कहती आई है और बीजेपी को ही वो मान रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी वो, पर उन्होंने बोला कि देखिए मेरी पूरी चैट आनी, पूरी ऑडियो आना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूं कि बीजेपी नहीं जीत रही है। तो वो ये हमारे हाथ में तो है नहीं, वो अपनी पूरी चैट ले आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से राज्य सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। एमपी में बड़वानी, राजगढ़ और विदिशा में लॉकडाउन 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। तो वहीं इंदौर शहर, रावनगर, महूनगर, शाजापुर शहर और उज्जैन में भी 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी और जबलपुर में 12 अप्रैल रात से 22 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच मध्य प्रदेश सरकार अब और ज्यादा सख्त हो गई है। भोपाल के बाद अब इंदौर और उज्जैन में 19 अप्रैल तक फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में उज्जैन में महाकाल समेत सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। महाकाल मंदिर में कुछ पुजारियों को भी कोरोना हुआ। उज्जैन महाकाल मंदिर पिछले साल 2020 में लगे लॉकडाउन के बाद 75 दिन बंद रहने के बाद खोला गया था। महाकाल मंदिर अब फिर बंद कर दिया गया है, जो 19 अप्रैल को खुलेगा। दुखद रूप से 2-3 पुजारी जो है वहाँ पर कोरोना से संक्रमित हो गए। अब चूंकि लॉकडाउन का फैसला लिया गया है और अगले 9 दिनों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, तो मंदिर भी पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। जो वहाँ के पुजारी हैं वो वहाँ पर रहेंगे। हम लोग ये देख लेंगे कि अगर 44 साल से अधिक की उम्र के पुजारी हैं तो हम लोग तत्काल उनको टीका लगवा दें, या फिर एक उनकी बेसिक जाँच है वो भी हम लोग करा लेंगे, जिससे कि आगे इस प्रकार के संक्रमण के फैलने की संभावना वहाँ से न रहे। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक सूखे कुएं में गिरे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर गांव में आया तो हाथी का एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया, जिसके बाद वो झुंड तो आगे निकल गया, लेकिन हाथी का वो बच्चा कुएं में ही गिरा रह गया, जिसे पुलिस और वन विभाग की टीम ने मिलकर कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला। उसके दोनों अगले पैरों में मोटी रस्सियां बांधी गई और फिर धीरे धीरे उसे बाहर खींच लिया गया। इससे पहले कुएं में गिरने के बाद वो हाथी जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के कई लोग वहां जुट गए। वहीं रेस्क्यू टीम ने उस कुएं के नजदीक ही मिट्टी खोदनी शुरू कर दी ताकि उसकी तह तक जाकर हाथी के बच्चे को बचाया जा सके। खबर है कि कुएं से निकालने के बाद बचाव दल की टीम ने उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से बातचीत में कूच बिहार की हिंसा पर ममता बनर्जी पर हमला बोला। नड्डा ने सवाल उठाया कि 10 साल से बंगाल का सीएम कौन है और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है। हम कूच बिहार की बात कर रहे हैं। आपके भी काफिले पे हमला हुआ था बिहार के अंदर, लेकिन कूच बिहार में दिलीप घोष के काफिले पे भी हमला हुआ। पीछे हमने देखा धर्मेंद्र प्रधान पर की एक कार्यक्रम में भी अटैक हुआ। शाहनवाज हुसैन के भी एक कार्यक्रम में पत्थर चले। क्या आपको लगता है जेपी नड्डा जी कि जो पॉलिटिकल वायलेंस है सिर्फ चुनाव वाले दिन नहीं, सिर्फ जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कैंपेनिंग के दौरान भी जो वायलेंस हो रही है, ये वाकई 2021 की सदी में हम बैठे हैं और हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, क्या मैसेज जाता है इससे? अमित जी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ये सारी घटनाएं सिर्फ बंगाल में हो रही हैं? जी। बंगाल का मुख्यमंत्री 10 साल से कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है और इसका उत्तर कौन देगा? यह अपने आप में बताता है कि हैंड इन ग्लव विथ क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीएमसी is the order of the day.
ये आज के दिन की तरीका, ये तहजीब बन गई। जय श्री राम के नारे पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये परिवर्तन और विकास का नारा है। जय श्री राम के नारे आपकी सभाओं में, आपकी रैली को मैंने देखा, आपके रोड शोज को मैंने देखा, उसमें आम है। अमित शाह के कार्यक्रमों में, देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में आम हो गया जय श्री राम के नारे को। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कॉम्युनल एजेंडा है? क्योंकि ममता बनर्जी खुद अब चंडी पाठ कर रही हैं। देखिए, जय श्री राम हैज बिकम अ स्लोगन ऑफ असोल परिवर्तन। वो परिवर्तन का एक स्लोगन बन गया है। और जय श्री राम को, और वो भी कैसे? किसने कहा था मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को, कि अपनी गाड़ी रोक करके 4 बच्चे बेचारे नारे लगा रहे थे तो उनको अरेस्ट कराना? ये आपने 2019 की लोकसभा चुनाव ठीक की है, बात कर रहे हैं। कहीं नारे लग गए तो उतर करके डांट देना, तो आपने ही तो पॉपुलर कह रहे कि आपने उनका ही आरोप है कि आप लोग चिढ़ाते हैं उस नारे। देखिए, मैं फिर कहता हूं, वो नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको दिखा है दुर्गा पूजा को आपने रोका है, आपने सरस्वती पूजा को रोका है, आपने राम जन्मभूमि के अयोध्या के शिलान्यास के दिन कर्फ्यू लगाया है। कौन भूलेगा इन बातों को? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि 2 मई को ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। आप कह रहे ममता बनर्जी क्राइसिस में है? हाँ, बिल्कुल है। और क्राइसिस मतलब उनके हाथ से चुनाव निकल चुका है, वो हार रही हैं। आप तो कह रहे थे और वो उनको दूसरी दिख रहा है। सीट से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी तक तो वो खबर आई नहीं है। आ जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा। देखिए, ये उनका फैसला करने का विषय है, लेकिन नंदीग्राम से हार रही है ये तय है।